नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। लालू फारूक अब्दुल्ला का फेडरल फ्रंट के लिए एकजुट होने की अपील, ममता का मिला समर्थन। कांग्रेस ने बताया वास्तविकता से परे। वित्त मंत्री जेटली ने कहा फेल्ड कॉन्सेप्ट। 2 साल पूरे होने पर इंडिया गेट पर एनडीए सरकार का बड़ा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री लेंगे हिस्सा। नाकामियों को बताने के लिए कांग्रेस जारी करेगी बुकलेट। हैदराबाद में नाइजीरियाई छात्र से मारपीट, विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा के नतीजे आज दोपहर 2 बजे बोर्ड की साइट पर आएंगे। परिणाम, करीब 15 लाख छात्रों ने दी है परीक्षा। और जीका के कारण रियो ओलंपिक रद्द करने की मांग, दुनिया के शीर्ष 100 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखी चिट्ठी। वायरस को लेकर दिशा निर्देशों में बदलाव करने की अपील। खबरें विस्तार से। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए फेडरल फ्रंट बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की संभावना पर चर्चा के लिए वे बैठक कर सकते हैं। इस विचार को ममता का भी समर्थन मिला है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस विचार को नकार दिया है, लेकिन लालू यादव ने बेहतर गठबंधन के लिए कांग्रेस को कड़ी मेहनत का सुझाव दिया है। कोलकाता में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक गठबंधन के संकेत दिए हैं। आरजेडी अध्यक्ष ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समान सोच वाली पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने के लिए बैठकर बातचीत करनी होगी। चाहते हैं कि जो समान विचारधारा वाला दल है, धर्मनिरपेक्ष दल है, भाजपा को, संघ परिवार को दिल्ली के गद्दी से उतारना बहुत लाजमी और जरूरी हो गया है। इसलिए हम लोग बैठ करके सब बात करेंगे। There is every possibility of any front that might come which will save India from the future disaster. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अच्छा विचार बताया है। আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন রাজ্যে থাকি, কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের একই রকম সমস্যা থাকে। আবার বিভিন্ন রাজ্য যদি একটা ফেডারেল ফ্রন্ট করে, এটা তাদের ইকোনমির দিক থেকেও খুব ভালো হয়, ইকোনমিক্যালি, পলিটিক্যালি। এবং এটাও বলতে পারেন যে প্রত্যেকটা রাজ্যের সাথে প্রত্যেকটা রাজ্যের একটা সম্পর্ক ভালো তৈরি হয়। फेडरल फ्रंट इज अ वेरी गुड आइडिया। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेडरल फ्रंट को असफल प्रयास करार दिया। The Federal Front is a tested, tried and failed idea. वहीं कांग्रेस ने भी भारतीय राजनीति में ऐसे किसी फ्रंट को वास्तविकता से परे बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले कल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की दूसरी पारी शुरू हो गई। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 41 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार को कोलकाता के इंदिरा गांधी सरनी यानी रेड रोड इलाके में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस की दूसरी पारी का आगाज हो गया। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে যে আমার নিকট শপথ করিতেছি যে আমার নিকট বিবেচনার জন্য। मुख्यमंत्री के साथ 41 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में मालदा जिले के अलावा सभी जिलों को प्रतिनिधित्व दिया है। मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। नए मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरों को शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और बांग्लादेश के उद्योग मंत्री आमिर हुसैन अम्मू भी मौजूद थे। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी।
और पुदुचेरी में सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस आज विधायक दल की बैठक करने जा रही है। हालांकि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया। राज्य के आला नेता इस मसले पर पार्टी आलाकमान से चर्चा के लिए बीते कुछ दिनों से दिल्ली में थे। विधायक दल की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित और मुकुल वासनिक मौजूद रहेंगे। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस की राज्य इकाई में मतभेद को सरकार बनने में हो रही देरी का कारण बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने पार्टी में किसी मसले पर मतभेद से इनकार किया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 जबकि उसकी सहयोगी डीएमके को 2 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 2 साल पूरा होने को लेकर आज दिल्ली के इंडिया गेट पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 2 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए के कार्यकाल में देश पिछड़ गया। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पर निराशा जताई है। केंद्र की एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने कहा कि 2 सालों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। ये पूरे विकास पर्व के अंदर 200 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व की यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से देश पिछड़ गया था। यूपीए 1 और यूपीए 2 ने ये हालत कर दी थी कि भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है, ऐसी दुनिया मानने लगी थी। 2 साल के बाद आज पूरा देश विश्वास के साथ कह सकता है और पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के कामकाज को निराशाजनक बता रही है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, इतना निराशाजनक कोई और प्रधानमंत्री रहा है। तो जमीनी हकीकत तो बिल्कुल नगण्य है। एक निराशाजनक 2 वर्ष रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि आगे दिखेगा, आगे देखते हैं। 26 मई 2014 को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई एनडीए अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न विकास पर्व के नाम से मना रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री सरकार के 2 साल के कामकाज को जनता के बीच रखेंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मोदी सरकार 2 साल पूरा होने का जश्न मना रही है तो कांग्रेस की कोशिश सरकार की नाकामियों को उजागर करने की है। और इसी क्रम में आज कांग्रेस के बड़े नेता देश के अलग अलग शहरों में 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस एक बुकलेट भी जारी करने जा रही है जिसे नाम दिया गया है प्रगति की थम गई रफ्तार, 2 साल देश का बुरा हाल। इस बुकलेट में कांग्रेस उन तमाम मुद्दों पर का ब्यौरा देने जा रही है जिन पर वो मोदी सरकार को नाकाम बता रही है। बुकलेट में किसानों की बदहाली के अलावा आर्थिक मोर्चे से लेकर विदेश नीति और महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक की बात शामिल है। और हैदराबाद में नाइजीरियाई छात्र से बदसलूकी और मारपीट को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तेलंगाना सरकार से रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर बताया कि विदेश मंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच विदेश मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात कर मामले की जानकारी ली। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंधों के सचिव अमर सिन्हा को तेलंगाना के मुख्य सचिव से बात करने और मामले की निगरानी करने को भी कहा। हैदराबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विवाद गलत कार पार्किंग से जुड़ा है। पिछले हफ्ते दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अफ्रीकी देश कांगो के रहने वाले मनसुदा किटाडा ओलिवर की हत्या कर दी गई थी। The accused is arrested. इसका संबंध रेशियल इशू से कोई नहीं है। ये कोई रेशियल या डिस्क्रिमिनेटरी इशू नहीं है। 2 पड़ोसियों के बीच में कार पार्किंग का झगड़ा है ये। और संसद की लोक लेखा समिति ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करेगी। लोकसभा ने इसकी जानकारी दी है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के साथ समिति आधा दर्जन से अधिक दूसरे रक्षा सौदों की भी जांच करेगा। समिति ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर करीब 100 मुद्दों की पहचान की है।
समिति अगले 1 साल के अपने कार्यकाल पर विचार करेगी। 18 मई को समिति की पहली बैठक में बीजेपी और बीजेडी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच की मांग की थी। सीएजी ने 2013 में ये रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट अध्यादेश पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार ने सिर्फ 1 साल तक राज्यों को राहत दी है, ऐसे में अब सुनवाई करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। याचिकाकर्ता के वकील ने अध्यादेश को गैर कानूनी बताते हुए अध्यादेश को रद्द करने की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई को तैयार हुआ है। अदालत के इस कदम के बाद अब राज्य सरकारों के लिए रास्ता साफ हो गया है कि वो नीट का उपयोग ना करते हुए अपने स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं आयोजित करें। और उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए उन्हें संचार माध्यमों से जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार एक्ट ईस्ट नीति सक्रिय रूप से लागू कर रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कार्य कर रही है। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बिना देश का विकास मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया। The northeastern region is also very important to us for strategic reasons, and it is my conviction that we have to bring this region at par with the other developed regions of the country. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर देश की जैविक खाद्य पदार्थ की जरूरत को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करें तो इससे पूर्वोत्तर को बड़ी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों को संचार माध्यम से जोड़ने पर भी जोर दिया। The government has been focusing on the development of the northeastern region through its proactive Act East policy. As part of this policy, we are focusing on reducing the isolation of the region by improving all-round connectivity through road, rail, telecom, power and waterways sector. इस मौके पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 2 साल की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने शिरकत की। 1972 में बनी पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक बुनियादी संस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर चुप्पी तोड़ी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजन को दूसरा कार्यकाल देने से जुड़ा मुद्दा प्रशासनिक है और इसमें मीडिया की रुचि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजन पर फैसला सितंबर में होगा। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी राजन को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आरबीआई गवर्नर के खिलाफ निजी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई के मुताबिक नतीजे दोपहर 2 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्र बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर नतीजे देख सकते हैं। साथ ही स्कूल खुद अपने पूरे नतीजे बोर्ड से पंजीकृत ईमेल आईडी पर हासिल कर लेंगे। इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षा 1 मार्च से 28 मार्च तक चली थी, जिसमें करीब 14,99,122 छात्रों ने परीक्षा दी। इन छात्रों में 8,92,685 लड़के और 6,06,437 लड़कियां शामिल थीं। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बौद्ध वृक्ष गया स्थित
प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर में कल सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी वारदात को नाकाम करते हुए 6 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में आतंकी नियंत्रण रेखा पार करने की फिराक में थे। आतंकियों से बीते 2 दिन से मुठभेड़ चल रही थी और सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से लोहा लेते हुए हवलदार हंगपत दादा को जान गंवानी पड़ी। वहीं बारामूला जिले के तंगमार्ग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए। और अब खबर सूखे और जल संकट की। सन सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर के ग्रामीण इलाके में इन दिनों भारी जल संकट है। तापमान रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है और गर्मी से इस साल कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये है जोधपुर का पालड़ी मांगलिया गांव। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के करीब बसी इस ग्राम पंचायत की आबादी करीब 5300 है। आसपास के इलाकों में पत्थर के कई कारखाने हैं। इसके बावजूद रोजगार के लिए आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, लेकिन सूखे ने खेती बर्बाद कर दी है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नहीं, हमारी जो जमीन पंचायत की है, तो जैसे अवैसी हो न काटी तो उसको हिस्सा पैसा हमारी पंचायत के ऊपर खर्च करना चाहिए। सड़क है, पानी है, बिजली है, इसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए। सूखे की मार खेती के अलावा पालतू जानवरों पर भी पड़ रही है। चारे और पानी की कमी के चलते कई पशु दम तोड़ चुके हैं। लोगों का एकमात्र सहारा विष्णुकुंड है, लेकिन इसका जलस्तर भी कम हो रहा है। महाराज जोर से भगवान विष्णु को रथ उतरी आता है क्या? जनों के बोलो कि हमारे कोई कमी नहीं है, हमारे जल की कमी है। जब भगवान विष्णु गंगा खड़काई। यहाँ किसानों के लिए सबसे बड़ी तो ये होती है कि तुरंत कोई राहत कार्य हो तो वो उसके काम आते हैं। यहाँ आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी स्थिति है। जोधपुर जिले की बाकी 466 ग्राम पंचायतों का भी यही हाल है। जिले में 22 लाख से ज्यादा आबादी गर्मी और सूखे से बेहाल है। सरकार की कोई सुविधा नहीं है। टैंकर में बड़ा 500 रुपया लेवे। 500 रुपया सरकारी टैंकर नहीं आता? नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता। इसके लिए कोई चारा का इंतजाम नहीं हुआ है। और हमारे गौचर भी है हमारे गांव में, उसमें भी कोई चारा इतना नहीं आता है और नई गवर्नमेंट इसकी सुविधा दे रहा है। गर्मी और सूखे का असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। इस बार देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही कम हुई है। हर तरफ हाहाकार मचा है और लोगों की परेशानियां फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। पूरा जोधपुर जिला भारी जल संकट और अकाल से छटपटा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालत बहुत ही खराब है और हालांकि प्रशासन का दावा है कि यहाँ स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी तमाम इलाके राहत से वंचित हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जोधपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा समेत कई जिले जल संकट को लेकर डार्क जोन में जा चुके हैं। भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन और नदियों, तालाबों और जलाशयों का सही प्रबंधन नहीं होना इसकी खास वजह है। क्या परंपरागत स्रोतों को जीवित करने से हमारी समस्या का निदान हो सकता है? हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने पर्यावरण मसलों के विशेषज्ञ बाबूलाल जाजू से बातचीत की। जाजू जी, आप काफी काम कर रहे हैं खासतौर पर पर्यावरण के मसले पर। तमाम जगह जो नदियों में इंक्रोचमेंट हुआ है या जो झीलों में हुआ है, ये जो जल संकट है राजस्थान में, ये भी कहीं उससे कुछ जुड़ा हुआ है? राजस्थान में जो पर्यावरण संकट के साथ जो इन पिछले 10 सालों में जो जल संकट जो विकराल होता जा रहा है, उसके लिए सरकार के अधिकारी और नेता तो दोषी है, पर उसके साथ हम जनता का भी दोष कम नहीं है।
सारी राजस्थान की नदियां, चाहे वो कोठारी हो, बनास हो, बाड़ी हो, गोमती हो, जितने भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, जितने भी बांध हैं, आज रीते पड़े हैं और पेयजल के लिए आदमी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसा कोई तालाब नहीं बचा, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, सारे तालाबों का क्षेत्रफल लगभग आधा रह गया है। जब पानी की भराव क्षमता कम हो गई है तो जल संकट तो खड़ा होना ही है। क्योंकि आपका लगातार इस पे काम रहा है, ये तो हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट बहुत सारी जगहों पर हुए हैं। इससे उबरने का रास्ता क्या है? एकमात्र रास्ता है उबरने का कि सरकार ईमानदारी से प्रयास करे, राज और समाज मिलकर के वर्षा के जल को 100% बचाए और जितने भी सरकारी इमारतें हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, पुलिस अधीक्षक का बंगला हो, चाहे नगर परिषद की इमारतें हो, यूआईटी, जेडीए, जितनी भी इमारतें, उनमें वर्षा का पानी जमीन में जाए और जमीन में जल स्तर बढ़ाए, भूगर्भिक जल स्तर बढ़े। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 दिन के चीन दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रपति ने इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती के लिहाज से सफल बताया। उन्होंने कहा कि चीन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ सहयोग भी शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद एक महत्वपूर्ण विषय था जिसे चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ उठाया गया। राष्ट्रपति ने चीनी नेतृत्व से सीमा प्रबंधन सुधारने और सीमांत इलाकों में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने शी जिनपिंग से साफ कहा कि आतंकवाद न तो विचारधारा है का सम्मान करता है और न ही भौगोलिक सीमाओं का। I conveyed to the Chinese leaders that there is universal concern over the growing acts of terrorism. India has been a victim of terrorism for around 3.5 decades. There is no good terrorist or bad terrorist. Terrorism respects neither ideology nor geographical boundaries. The Chinese leadership agreed that terrorism was a menace to the entire human race. They conveyed their willingness to enhance cooperation, including in the United Nations. G7 देशों ने वैश्विक विकास में ठहराव में चिंता जताई है। समूह ने इससे निपटने के लिए जरूरी उपाय करने पर जोर दिया है। इसमें मांग में बढ़ोतरी करना और आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करना शामिल है। G7 देशों के नेताओं ने लगातार दूसरे दिन जापान के शिमा शहर में विश्व अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि अगर मंदी रोकने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो संकट बढ़ सकता है। G7 के घोषणा पत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी को सबसे बड़ी जरूरत बताया गया। 最も懸念されることは世界経済の収縮であります。G7 ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के खिलाफ भी चेतावनी दी। समूह ने कहा कि ब्रिटेन का यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। If we were outside the EU, it would be far more difficult to achieve anything like this, anything on this scale, anything as comprehensive. G7 ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने पर जोर दिया। वहीं क्रीमिया को रूस में मिलाने की निंदा की गई और नए प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए गए। सम्मेलन में पूर्व और दक्षिण चीन सागर विवाद का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हल निकालने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल हिरोशिमा का दौरा कर पीस मेमोरियल पार्क में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बम ने यह दिखाया है कि मानव जाति के पास खुद को तबाह करने का जरिया है। उन्होंने दुनिया को परमाणु रहित बनाने पर एक बार फिर से जोर दिया है। हालांकि उन्होंने हमलों के लिए माफी नहीं मांगी। करीब 71 साल के बाद ये पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिरोशिमा का दौरा किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीस मेमोरियल पार्क में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 6 अगस्त 1945 को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने हमलों के लिए माफी नहीं मांगी। But among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा। オバマ大統領は核戦争をやろうとしてるから広島を踏み台にしようとしてると思います。だから絶対
दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर की तबाही के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और लंबे समय तक लोगों को परमाणु विकिरण की वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जीका वायरस के खतरे को लेकर दुनिया के 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने ब्राजील के शहर रियो में होने वाले ओलंपिक को रद्द करने या स्थान बदलने का सुझाव दिया है। वैज्ञानिकों के समूह ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखे पत्र में कहा है कि इस वायरस के बारे में नई खोज के बाद ये अनैतिक होगा कि वहां ओलंपिक खेल कराए जाएं। वैज्ञानिकों ने WHO से जीका वायरस को लेकर दिशा निर्देशों में तुरंत बदलाव करने की अपील की है। हालांकि अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उसे इसकी कोई वजह नहीं दिखती कि जीका के कारण ओलंपिक खेलों को कहीं और कराया जाए या इसमें देरी की जाए। There is no public health reason to cancel or delay the Olympics. Our recommendation from CDC about travel is a recommendation regardless of why you travel. क्लासिक हिंदी फिल्मों का जिक्र जब होता है तो महबूब खान का नाम सबसे पहले जहन में आता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भी उनकी फिल्मों की कायल है। महबूब साहब ने हिंदी सिनेमा की सर्वकालिक महान फिल्म मदर इंडिया का निर्माण और निर्देशन किया था। महबूब खान की आज पुण्यतिथि है। अपनी फिल्मों से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाला ये महान फिल्मकार 28 मई 1964 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आइए याद करते हैं इस बेमिसाल फिल्म मेकर को उनकी फिल्मों के कुछ गीतों और दृश्यों के जरिए। मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। लालू फारूक अब्दुल्ला का फेडरल फ्रंट के लिए एकजुट होने की अपील, ममता का मिला समर्थन। कांग्रेस ने बताया वास्तविकता से परे। वित्त मंत्री जेटली ने कहा फेल्ड कॉन्सेप्ट। 2 साल पूरे होने पर इंडिया गेट पर एनडीए सरकार का बड़ा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री लेंगे हिस्सा। नाकामियों को बताने के लिए कांग्रेस जारी करेगी बुकलेट। हैदराबाद में नाइजीरियाई छात्र से मारपीट, विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा के नतीजे आज दोपहर 2 बजे बोर्ड की साइट पर आएंगे परिणाम। करीब 15 लाख छात्रों ने दी है परीक्षा। और जीका के कारण रियो ओलंपिक रद्द करने की मांग, दुनिया के शीर्ष 100 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखी चिट्ठी, वायरस को लेकर दिशा निर्देशों में बदलाव करने की अपील। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।